हेलो एंड वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। इंडियन प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का आलमी सफारतकारी जारी रखने का फैसला। तालिबान इंडिया की तरफ जाएंगे या पाकिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान को फैसला करना होगा। और इकॉनमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक परपेचुअल वॉर, पाकिस्तान के लिए नए चैलेंजेस। ऑल दिस इन ज़ूम इन टुडे। इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर को लेके एक नई सफारती मुहिम स्टार्ट की जा रही है और उसका मकसद ये है कि इस ऑपरेशन के जो भी मुहर्रकात थे जिसमें वो टॉप पे रख रहे हैं ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, उसको वो पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। उन्होंने जो ऑल पार्टीज़ एक कमेटी बनाई है, 7 लोगों पे वो मुश्तमिल है और उसकी जो क़यादत है वो कांग्रेस के शशि थरूर कर रहे हैं। इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया है कि ऑलरेडी जो हम इंटरनेशनली एक डिप्लोमेसी चला रहे हैं उसको कंटिन्यू किया जाए और एक आला सतही वफ्द हमारी तरफ से भी तमाम मुल्कों का दौरा करे, सारे रेलेवेंट कंट्रीज़ का दौरा करे और उसकी क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। और बड़ी एक एप्ट टीम बनाई गई है जिसमें सारे एक्सपर्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा हमें ये जहन में रखना चाहिए कि पूरी दुनिया कह रही है कि ये एक परपेचुअल वॉर है। ऑलरेडी DGMOs की जो बातचीत हो रही है उसमें सीज़ फायर की जो डेट्स हैं वो अभी तो 18 मई है, आगे क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, लिहाजा ये सिलसिला अभी चलेगा। वज़ीर दिफ़ा हमारे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि ये भी मानी खेज़ है कि पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए US और सारे वेस्ट के इल्ज़ामात बर्दाश्त किए, वी वर कॉल्ड कज़न्स, आज वही तालिबान इसराइल समेत हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान ने इस वक्त जो अपनी पॉलिसी अपनाई है टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। इसी तरह अगर इकॉनमी को ले लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ले लें, तो सामने एक तस्वीर उभरती है जिसमें यह पता चलता है कि लीडरशिप के लिए क्राइसिस अभी ख़त्म नहीं हुए, बल्कि अगर एक चीज़ ऐड हो गई है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये सारे चैलेंजेस हैं जिनको आगे लेके चलना है, इसको किस तरह हैंडल किया जा सकता है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर कमर चीमा सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, IR एक्सपर्ट हैं, और आमिर इलियास राना सीनियर एनालिस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आमिर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए टिपिकल क्वेश्चन कर लूँ, मेरा ख्याल है स्टार्ट में ही आपसे, जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से मुतल्लिक है, बिकॉज़ एकदम से फोकस हट गया था इंटरनल मामलात से, लेकिन अब सब कुछ ऐसे लगता है एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर गया है। ये जो क्राइसिस हमने गुजारे हैं इंडिया पाकिस्तान के, विच आर स्टिल नॉट ओवर बाय द वे, उसमें जो समझ में आई है वो यही है कि जो हम हमेशा से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो कितनी ज़रूरी है, हमने प्रैक्टिकली देखा। और उसके जवाब में जो अब थ्योरीज सामने आ रही हैं वो ऐसी हैं जिनसे ये लगता है कि जो क़यादत है, लीडरशिप है, उसको भी इसका एहसास हो गया है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चीज़ें ईज़ आउट करनी पड़ेंगी, स्पेशली विद PTI। आपके पास क्या खबर है, क्या वाकई कोई आइस ब्रेक हो रही है? एंड बाय दैट आई डोंट मीन कि कोई डील हो रही है या नहीं, कि क्या कुछ चैनलाइज किया जा रहा है कि मसाइल को आहिस्ता आहिस्ता हल किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर ये चाहता है पाकिस्तान में कि मसाइल हल होने चाहिए। वो एब्सोल्युटली किसी भी सियासी जमात के साथ हो, किसी के भी बात हो, कोई उसका मुखालिफ नहीं हो सकता। ट्रू। लेकिन इसको देखना ये है कि इसको हल करने के तरीक़ेकार क्या है। मैं जो खबर चली है उसके ऊपर बाद में आऊँगा। पहले हमें हक़ाइक़ समझने चाहिए। क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कभी ये कहा कि मैं डायलॉग नहीं करता? उन्होंने हमेशा डायलॉग की ऑफ़र की और PTI ने उसको झटका। और उमर अयूब तो उस मामले में बहुत तेज हैं, बल्कि उस पे अपनी ही पार्टी में वो मशकूक भी हो जाते हैं कि ये क्या चक्कर है कि चेयरमैन PTI जो हैं, जो इमरान खान के नामज़द चेयरमैन है, वो बात करते हैं कि कोई सिलसिला गुफ्तगू का होना चाहिए, और वाहिद आदमी है जो आप एकदम तोड़ देते हैं। अच्छा, अब भी प्राइम मिनिस्टर ने तो ऑफर की टॉक्स, जब नेशनल यूनिटी की भी बात आई, इमरान खान साहब खुद और उनकी पार्टी के हॉक्स, जिनको ये नहीं है कि ये कोई इमरान खान से हट के बात करते हैं, ये वो सारे लोग हैं जो इमरान खान की पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं कि लड़ना है, मरना है, मारना है, क्या करना है। तो वो चाहे वो गैप आए या ना आए, लोगों को पता है कि उन्होंने किसने क्या किरदार अदा करना। हर दफा बात वहां पे आके टूटती है कि इमरान खान साहब वो मोहब्बत फौज से मांग रहे हैं बराह रास्त, उस गेट पे रसाई चाह रहे हैं जहां उनके लिए रास्ते बंद है। फौज ने भी कई दफा अलल ऐलान कहा कि जी आपने पॉलिटिक्स करनी है, आप हुकूमत से बात करें। 9 मई पे हमारी पॉलिसी एक ही है कि आपको माफी भी मांगनी होगी और आइंदा, जिसको कहते हैं ना, नेक चलने का सबूत भी देना होगा, जो आप नहीं दे रहे। ठीक है, ओके। खबरें आती हैं, फिर इनके अपने लोग आपस में एक दूसरे को अभी भी टक्कर गए हैं कि जनाब ये देखें अब हम तैयार होने लगे हैं, तो फिर वो गुफ्तगू और मुज़ाकरात आ रहे हैं। मैंने तो उसी वक्त, चूंकि एक सीनियर जर्नलिस्ट ने गुफ्तगू की अपने प्रोग्राम में,
तो मैंने चेक किया और मैंने ट्वीट किया कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बहुत सारे लोगों ने किया। अगर हम उसको थोड़ा सा और लंबा तजज़िया करें कि जी कैसे ये मुमकिन है, जो उन्होंने बात करी वो सिंपल सी बात थी, एक रेटिंग की बात है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब लोग इस तरह की हरकतें करने लग जाएं तो उनके ऊपर फिर तनकीद भी बरह रास्त ही होती है। आप मुझे बताएं कि जब हलीमा खान साहिबा की रसाई रोकी गई, उससे पहले हाई कोर्ट में नए जज लगे और आप आज तक आ जाएं, कौन सी वो बात है जिससे वो डर जाएंगे? क्या इस 6 तारीख की जो कहानी सुनाई जा रही है, उससे पहले हमने राफेल को वो फेल नहीं किया था, जिनके यानी जिसको कहा जाता है कि हमने उनके रडार को मिस किया कि उन्हें वापस उतरना था। अगर किसी को शुबा था, मुझे तो वो भी नहीं शुबा था, मैं तो बिल्कुल खुल के एयर पावर पे बात कर रहा था, तो हमने तो वो भी चेक कर लिया था कि हमारी एयर पावर और जो हमने अपनी कंबाइंड एक स्ट्रेटेजी बनाई है वो बिल्कुल चल रही है। तो खौफ किस चीज का था? किसने मदद करनी थी? क्या इमरान खान ने 5 अगस्त पे हमला कर दिया था जब वो कहते थे मैं इंडिया पे हमला कर दूं? वो तो वर्ल्ड कप लेके आए थे। तो क्या ऐसी कौन सी बात हुई थी कि फौज वहां पे घुटने टेकने चली जाती? लोग होते हैं दोनों तरफ से जो गुफ्तगू चाहते हैं, जो मैंने भी कही बात आपसे कि आपको रास्ता देना है और रास्ता लेना है, लेकिन ये हर दफा इस गलतफहमी में मारे जाते हैं। जैसे जंग में एक पूरा ट्रेंड चलाया गया, इमरान खान को रिहा करो, तो हो गई रिहाई। भाई आप सियासत करें ना, सियासत की तरह आप गवर्नमेंट से बात करें और जमानतें कराएं अपनी, कौन रोकता है आपको? लेकिन आप कहते हैं कि मैंने आना है और वजीर आजम बन के आना है, तो भाई फिर जब आप आ सकेंगे तो हम भी कहते वजीर आजम बन के कौन रोक सकता है? मैं रोक सकता हूँ, आप रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता उन्हें। इस सारे महम में डॉक्टर कमर चीमा डीबंक कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया के किस कदर फेक न्यूज़ पेडलिंग की गई इंडिया की तरफ से। लेकिन उससे पहले अगर हम अपने मीडिया को डायसेक्ट करें और इसमें फैक्टर इन करें ये पीटीआई फैक्टर, तो आपको क्या लगता है कि साथ साथ ये ट्रेंड चलाना कि ठीक है हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये जंग का माहौल है, हम भी नेशनलिस्ट हैं, बट रिलीज़ इमरान खान इसके हैशटैग्स चलाए गए, आपको ये पॉलिसी कैसी लगी? देखिए, मैं इसमें ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की पार्टी की एक ही कोशिश है, और वो कोशिश ये है कि किस तरह अवाम के अंदर उम्मीद रखी जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो फिर इसके इर्द-गिर्द बहुत सारे जितने भी मौक़े आते हैं उनको, तो वो मौक़े तलाश करते हैं। मिसाल के तौर पे क्योंकि 2019 में पुलवामा का जब क्राइसिस हुआ, तो उस वक़्त इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो वो उसको लिंक करते हैं कि उस वक़्त जो कुछ हुआ, एक लीडरशिप दिखाई, बात की, सारा कुछ किया इमरान खान, वो कंपैरिजन करते हैं। तो वो उनके पास एक एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो रहे, एक मौका था, तो उन्होंने उसको बैलेंस करना मुनासिब समझा। उनकी तकरीरें चलाई गई यूएन के हवाले से, सो वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे और देख रहे थे। एक तो ये चीज़ है। सो उम्मीद उनकी पार्टी के अंदर कहा जाता है, और मेरा ख्याल है समहाउ जो इमरान खान साहब है वो भी ये कहते रहते हैं कि लोगों को बताएं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात ठीक है, बेहतर हो रहे हैं, हम बाहर आ रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का खौफ तो है ना कि मेरी पार्टी कहीं बिखर ना जाए। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे देखें, जो टॉप पॉलिटिकल क्लास थी एक, वो तो चली गई। अभी ये जो सियासतदान इस वक्त ऊपर हैं, लोग इनको नहीं जानते, लोगों को इनका लार्जली पता नहीं है ये कौन है। सारे सियासतदान जो मेन स्ट्रीम इमरान खान साहब के दौर में होते थे वो कोई नहीं है। जो इस वक्त क्लास है वो इमरान खान साहब ने खुद ही इस तरह के लोगों को रखा हुआ है। उनको ये भी खतरा रहता है कि मेरी पार्टी भी कोई कब्जा ही ना कर जाए, कोई ऐसे ही लीडर बीच में ना हो जो 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 अवाम में भी पॉपुलर हो, मेरी भी उसको कंप्लीट ब्लेसिंग हो, सोशल मीडिया मीडिया पे भी के बारे में भी उनको यही डर है? उनकी जो बहनें हैं वो भी बड़ी पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रही हैं और बड़े पॉलिटिकल बयानात देती हैं। वो मेरा ख्याल है लार्जली उसमें एक सिंपैथी फैक्टर होता है सोसाइटी के अंदर। अगर आप देखें, कहीं वो ज़मीन पे बैठी हैं, कहीं वो धक्के खा रहे हैं, कहीं वो पुलिस की वैन पे चल रहे हैं, तो वो बेसिकली ऑप्टिक्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई रिप्लेस कर सकता है लार्जली। लेकिन वो ये ज़रूर देखते हैं कि कोई ऐसा सियासतदान जो मेरी पार्टी को तोड़ सके या कुछ स्पेस पैदा कर सके, तो वो उस मामले में बड़े केयरफुल रहते हैं। यही वजह है कि आज तक उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर कोई बी कैटेगरी की लीडरशिप तैयार नहीं की। उन्होंने अपने अलावा कभी ये बताया नहीं है ये कौन होगा। उन्होंने अपनी पार्टी को कभी इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया। बाकियों ने भी कोई इतना लंबा चौड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, लेकिन वहां पे आपको कैटेगरीज नंबर 2, 3 के 4 के आपको पॉलिटिशियन नजर आता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ये जानबूझ के रखा गया है उनकी तरफ से कि अपनी पार्टी को भी कमजोर रखूं, ऑन फुट रखूं,
मेरे और मैं ही सारा कुछ हूँ, क्योंकि वो समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं, जैसे पार्टी हाथों से निकल गई और वो समझते हैं कि मेरी पार्टी हाथों से निकल गई हुई है। बहरहाल सवाल सादा सा यही है कि उम्मीद कैसे ज़िंदा रखना है। सो ये जितनी एफर्ट की गई, ये उम्मीद के उम्मीद के नैरेटिव। ज़ुमरे में जी, उम्मीद का नैरेटिव बिल्कुल। ओके ओके। अच्छा आमिर साहब, रेलेवेंट रहने के बहुत तरीके होते हैं और एक तरीका तो आजमाया जा चुका है कि आपने बड़ी एग्रेसिव पॉस्चरिंग करके देख लिया। अब ये मेरे ख्याल है एक बड़ी विंडो थी पीटीआई के लिए जिसमें वो बिल्कुल खामोश रहते अपने जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उस पे और एक नेशनल नैरेटिव के साथ खड़े हो जाते और इसका जो मैसेज है वो खुद उनके बानी की तरफ से उनको आता। डू यू थिंक कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड? बहुत सारी चीज़ें आई, मौक़े आए जिसमें इमरान खान के लिए सियासी तौर पे रास्ते मौजूद थे, लेकिन वो अपनी ही बातों की वजह से असीर हैं, दोनों तरह से, बातों के भी असीर हैं और जेल में भी असीर हैं। उसकी वजह ऐसे ही समझें जैसे उन्होंने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, आईएमएफ के पास नहीं जाऊँगा। तो फिर उन्हें साल 2 साल के बाद एहसास हुआ और उन्होंने कहा मेरी बड़ी गलती थी, मैं फ़ौरन आईएमएफ के पास नहीं गया। असद उमर कैसे जा सकते थे जब लीडर ये कह रहा हो कि मैं खुदकुशी कर लूँगा। तो ये जो अपनी है ना कि मैंने तो कोई डील नहीं करनी, मैंने तो कोई बात ही नहीं करनी। अच्छा भई, आपने बाहर कोई इस तरह आना है कि कोई आपको एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर से बाहर निकालेगा। आपने जब भी बाहर आना है अदालत से ज़मानत करा के आना है या बरी होके आना है, 2 ही तरीके हैं ना। तो वो आपको वो रास्ता भी नहीं चुनना आया। मतलब ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपको रेलेवेंट रहना है, जिसके लिए ये सारी कमर चीमा साहब भी बात कर रहे हैं, तो भाई आपने चाहे बहन पे एतमाद किया, नहीं किया, पार्टी पे नहीं किया, सीनियर वाइस चेयरमैन बेचारे ने एक दफ़ा ये कहा बैठ के कि भाई मैं भी जेल में ही पड़ा हूँ, कोई हमें भी आके मिल लो। आके पिंडी में उन्होंने ये बात कही कि हम लाहौर में पड़े, हमें तो मिलने कोई भी नहीं आता। यानी पार्टी के अंदर वो सिवाय सोशल मीडिया की गेम के कुछ नहीं है। पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे है, तो वो कब तक आप कायम रखेंगे? असल बात ये है कि सियासत में रहने के लिए वो जो उन्होंने बयानियां इनके लोगों ने, खास तौर पे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने ज्यादा मरवाया पार्टी के लीडर्स को, जो बार बार कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की गेम से बाहर आए, लेकिन खान साहब बाहर नहीं आ रहे। उसी के वो असीर भी हैं कि नहीं मैं कोई डील नहीं करूंगा। भाई जो आपके वोटर है ना, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ना। आप फैसला करें कि आपने कैसे लेना है, लोग उसको कह देंगे आमन्ना वसत रखना कि नहीं हमारे लीडर ने फैसला किया, कुछ सोच के किया होगा। इनका डाई हार्ड वर्कर जो है और जो इनका सपोर्टर है वो इसी तरह जाएगा जैसे बाकी पार्टियों के साथ होता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल टाइम ऐसा आता ही। है कि फिर आप मिस कर जाते हैं, क्योंकि वो जो बात है ना बी कैटेगरी ऐसी, वो भाई वो इसीलिए नहीं लाते कि अंदर मेरी जात के अलावा कोई चीज दूसरी ना हो। इसीलिए उन्हें उस्मान बुज़दार टाइप वजीर आला लगाने पड़े कि बस मैं ही हूँ। वो लाहौर जाते थे तो वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठते थे, वो सामने वाली कुर्सी पे नहीं बैठते थे। वो सोफे पे मतलब सोफे पे बैठेंगे तो सिंगल सोफे पे बैठेंगे ना, वो टेबल के दूसरी तरफ जाके बैठते थे कि चीफ मिनिस्टर उनके सामने बैठा हुआ हो। तो ये उनके अंदर पंजाब का वजीर आला बनना की शायद बड़ी ख्वाहिश थी, प्राइम मिनिस्टर बनने के बावजूद। तो वो उसमें कि भी मेरी मर्जी चले, आज तक खान साहब उसमें फंसे हुए हैं। उन्हें समझाने वाले भी डरते हैं कि पता नहीं हमें डांट पड़ेगी, हमें गद्दार ना समझ लें। तो लिहाजा जो ठीक बात करने वाले ने एक आधी दफा की भी है, तो वो दोबारा रांदे दरगाह हुआ, वो जेल भी नहीं जा सका था। जब मुलाकातें थी वो कह देते थे कि नहीं मिलने की जरूरत नहीं है, कि वो समझते थे कि ये मुझे समझाने आ रहे हैं। तो ये बातें हैं खान साहब की, आज भी उनको पॉलिटिक्स करनी चाहिए। पॉलिटिक्स ये है कि आप सियासत में जिंदा रहें और बाहर आके करें सियासत। लोगों को लीड करें ना, अपनी पार्टी को इलेक्शन के लिए लेके जाएं। आप समझते हैं आप इनकलाब लाएंगे, वो आप नहीं ला सके। राइट। इंडियन प्रोपेगेंडा जो मुस्तकिल जारी है, कमर चीमा साहब, इंटरनेशनली मैं तो हैरान हूँ कि वो कितना लाइमलाइट में गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके गार्डियन तक, अल जज़ीरा, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट कि वहाँ किस तरह फेक न्यूज़ को पेडल किया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया। ये नहीं कह सकते कि कोई वीलॉगर्स थे, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे या कोई बी कैटेगरी के जर्नलिस्ट थे, जो उनका टॉप टियर था वो इसमें शामिल था। और मोदी और मीडिया के इस जो कोलैबोरेशन है, इसने बहुत नुकसान पहुँचाया है उनके इमेज को। अब उन्होंने कहा है कि जी हम ठीक है एक ऑल पार्टीज़ डेलीगेशन बना रहे हैं, शशि थरूर उसको फॉलो करेंगे, लीड करेंगे और हम जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर ब्रीफ करेंगे सारी दुनिया को। वो क्या ब्रीफ करेंगे? हर चीज़ तो खुल के सामने आ गई, पूरा ऑपरेशन। पाकिस्तान में तो ISPR ने हर चीज़ केस स्टडी की तरह रोज़ाना दुनिया के सामने साथ साथ एविडेंस रखी है। तो ये आपको जो उनकी एक कोशिश है डिप्लोमेटिक फॉल आउट को कंट्रोल करने की, ये आपको कामयाब होती नज़र आ रही है? देखिए, दुनिया ने उनको कहा था हमें सबूत दें। सबूत उन्होंने हमला करने से पहले भी नहीं दिए थे, सबूत उनके पास अभी भी नहीं है।
तो क्या लेने जा रहे हैं दुनिया के पास? ये एक सेंट्रल सवाल है। आप मुझे ये बताएं, जब पाकिस्तान जब होस्ट गवर्नमेंट्स उनको रिसीव करेंगी, जाहिर बात है इंडिया एक बड़ा मुल्क है, हर मुल्क उनको साथ ताल्लुकात बनाना चाहता है, कारोबारी वैसे मरासम, वो उनको वेलकम तो जरूर करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब उन मुल्कों की पॉलिसी क्या थी। अब अमेरिका जाएंगे तो आपने देखना है कि मार्को रूबियो ने क्या कहा था। मार्को रूबियो ने यही कहा था, पाकिस्तान के साथ बैठे, इन्वेस्टिगेट करें, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खोलें, डी एस्केलेट करें, यही चीजें कही थी ना। आपने अगर एक अमेरिका की कॉल आने के बाद धड़म से अपनी सारी की सारी सियासत भी खत्म कर ली मोदी साहब, अब आप अमेरिका को क्या बताने जा रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सेविंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उनको इस चीज का पता, देखें नरेंद्र मोदी तो कभी अपनी पार्लियामेंट में यकीन ही नहीं, जी ऑफ कोर्स, नरेंद्र मोदी तो अपनी पार्लियामेंट में यकीन नहीं करते। उन्होंने तो कभी पार्लियामेंट को लिफ्ट नहीं कराई। ये क्यों शशि थरूर और बाकी तमाम लोगों को, ये शशि थरूर तो एक पैनल को लीड कर रहे हैं ना, बाकी भी बहुत सारे ग्रुप हैं, 6-8 और हैं जिनमें और लोग उनको लीड कर रहे हैं। बस सवाल ये पैदा होता है कि क्या लेने जाएंगे वहां पे जब आपके पास सबूत ही नहीं है। इंडियन एमईए के स्पोक्स पर्सन जसवाल साहब ने कहा था कि हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, सबूत इकट्ठे करने से पहले ही पाकिस्तान पे हमला कर दिया। मेरा ख्याल है कि ये, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ये इंडियन चाहते थे डीहाइफनेशन, कि हमें पाकिस्तान और इंडिया को अलग-अलग ट्रीट किया जाए। और मैं समझता हूं अमेरिका की एक स्टेटमेंट ने, एक कोशिश ने दोबारा रीहाइफनेट कर दिया, और अब उनको दौड़ लग गई है ये बताने में दुनिया में कि नहीं हम अलग हैं, वो अलग हैं। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह अलग-अलग रखें। वो हमारे साथ भी रहना चाहते हैं, वो हमारे साथ भी रहना चाहते हैं इस हद तक कि दुनिया को ये बताते रहे कि हम विक्टिम हैं, लेकिन दूर रहना चाहते हैं कि हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते। तो दुनिया को पता है कि ये सारा ये झूठ के पलंदे आ रहे हैं, लेकिन वो खामोश रहेंगे, इनको सुन लेंगे, वेलकम करेंगे, समझा लेंगे। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान भी अब एक जो अच्छी कोशिश कर रहा है बिलावल साहब को और पार्लियामेंटेरियंस को, या जो बाकी लोगों को भेज रहा है, मेरा ख्याल है कि, और देन अबव ऑल हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट दे दूं यहाँ पे, हमें बड़ी परेशानी थी कि हमारे पास इंग्लिश मीडिया नहीं है, और वो एक हमारा चैलेंज है जो रहेगा। लेकिन इंग्लिश मीडिया ना होना भी हमारे लिए ब्लेसिंग इसलिए कि हमारी लीडरशिप फॉरेन इंटरनेशनल मीडिया पे जाके बोलना शुरू कर दिया। जब वो वहां पे जाके बोले, कुछ जिन मारदे ने सजियां मारी, कोई खब्बी मारी, कोई सीधी बातें कर दी, उल्टी बातें हमारे लीडर्स ने, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इधर उधर कर, कुछ तो बोला। उसका ये फायदा हुआ कि अच्छा इंडिया का कोई लीडर वहां बाहर जाके बोलता नहीं था। पॉलिटिकल लीडरशिप तो गायब थी इंडिया की, बिल्कुल। और मैं आमिर साहब इसी पॉइंट पे आपके पास आऊंगी, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स को देख रहे हैं, 30 इयर्स प्लस का उनका डिप्लोमेसी का करियर है, एक्सपीरियंस कह लें उसको, उसके बाद भी ये जो फेलियर है ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो बाइडन की और ओबामा की प्लेबुक थी, जिस तरह उन्होंने ट्रीट किया था इंडिया को, ट्रंप ने उस प्लेबुक को उठा के बाहर फेंक दिया ओवल ऑफिस से। वो बिल्कुल एक अनकन्वेंशनल वे में अपने तरीके से पोस्चरिंग भी कर रहे हैं, पॉलिसी भी लेके चल रहे हैं, जिसको रीड नहीं कर सक रहा इंडिया। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि अगर फ़ौरन किसी मुल्क से रब्ता किया है तो वो है अफ़गानिस्तान। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप दोबारा से वही रास्ता इख्तियार करना चाह रहे हैं जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट में आप करते रहे हैं, हामिद करज़ाई की गवर्नमेंट में आप करते रहे हैं। तो ये थिंकिंग प्रोसेस या ये पोस्चरिंग इंडिया की जो है, ये बताती है कि वो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ नहीं आना चाहते, बल्कि दुनिया चाह रही है कि आप उस तरफ आएंगे, नहीं आना चाहते। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगी। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इंडिया ने ये जो इतनी लेट डिप्लोमेसी शुरू की है, वो यही समझ रहे थे कि जो लास्ट 10 इयर्स से और उससे भी पहले से जो एक प्लेबुक चल रही है वही चलती रहेगी। उसमें उनको जो नाकामी देखने को मिली, अब वे फॉरवर्ड क्या है उनके लिए और हमारे लिए? देखिए, ये नहीं है, चीमा साहब कह रहे थे बात ठीक, लेकिन वो जो था ना कि पाकिस्तान के इंडिया को कह रहे थे कि बैठ जाएं और वो कर रहा था, नहीं। ट्रंप ने और मार्को रूबियो दोनों ने कहा था कि ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों आपस में जाने, ये हमें सारे छोड़ छाड़ के निकल गए हुए थे। हमारे पास जो लोग थे वो हैं, चाइना भी, टर्की भी, अजरबैजान भी, दोस्त ममालिक, लेकिन अमेरिका जो जिसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं, वो हमें छोड़ गए थे हालात के रहम करम में। ये जब वो मुर्गे की पिटाई हुई है ना, तो कहते हैं गेम रोक दो। वो पिट गया ना जब हर तरह से। अच्छा, पाकिस्तान को पता था, हमने उनके एयर मार्शल को भी पता था जो फारिग हुआ कि मेरे साथ हुई क्या है। राफेल को जब हमने उनके सिग्नल जैम किए थे, उनको समझ आ गई थी, उनके एक जर्नैल को भी समझ आ गई थी कि क्या होनी है। अच्छा, जब सारों को समझ आई है
और जब हर चीज उनकी हवा में बिखरी है चंद घंटों के अंदर अंदर, फिर ये भागे हैं। तो वो जो पुठिया सीधियां कह रहे थे ना, ये जो मोदी पुट्ठी भी करता था ना, सीधी हो जाती थी खुद ब खुद। अब जो भी किया ना, उल्टा हो गया काम मोदी का। उसको इलेक्शन बिहार में बहार चाहिए थी, वो खिदा में बदला हमने। उसको दुनिया में कोई बंदा मान नहीं रहा था, जो चीमा साहब भी कह रहे थे कि भाई आप सबूत तो दो ना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था ना कि मैंने 6 लोगों से बात की 100 में से, और किसी ने भी, उन्होंने कहा जी ये एक पैटर्न है, पैटर्न ही बेचते रहे ना। वो फाइटर फिल्म जाके देख लेना दोबारा, जो जो दावे उसमें उन्होंने बनाए थे, ठीक है, हमने वो काम अमली तौर पे उनके साथ करके दिखाया, घुस के मारा है प्रॉपरली। उनका हम चाहते स्क्रिप्ट तो हमने और भी फॉलो बहुत कर कुछ लिया। करते, लेकिन जब दुनिया ने देखा और हमें कहा, तो हमने कहा भाई हम तो पहले भी कह रहे थे कि हम नहीं चाहते ये दहशतगर्दी। जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कही, जो हमारे आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि ये तो हम विक्टिम है तुम्हारी दहशतगर्दी के। तुम कनाडा से लेके साबित हो गए, तुम अमेरिका में साबित हो गए, तुम पूरी दुनिया में फिर गए कि तुम ये दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करते हो। 1971 का कितना अच्छा हवाला दिया, बलूचिस्तान के अंदर मोदी ने खुद माना कि हम कर रहे हैं काम। अच्छा, अब जब हो रही है ना बातचीत, वो पाकिस्तान की एक, जैसे दिफा में हमने स्ट्रॉन्ग काम दिखाया, वो फॉरेन पॉलिसी भी ठीक हो गई। जहां कहते थे कुछ नहीं है कुछ नहीं है, वहां हमारे वजीर खारजा अगर 2 दिन में 60 लोगों से बात करते हैं, 60 मुल्कों से, तो वो इसलिए कि हम कमजोर नहीं थे, हमारी बात में रिलायबिलिटी भी थी और हम स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़े थे और खड़े हैं। हमने अब ठीक है एक टीम बनाई है, लेकिन बात वही है कि अब जो चाहे वो अफगानिस्तान में चले जाएं, क्या सैफ अफ्रीकी मुज़ाकरात अब काबुल में नहीं हुए, अब चाइना में नहीं होंगे, वजीर खारजा जा रहे हैं ना हमारे, तो वो कर लें। उनको काबुल वालों को भी समझ आ गई, ये जो हमने गिदड़कोट चाड़ी है ना इसको, इंडिया को, ये सारों को समझ आ गई है कि तालिबान को भी। मैंने कहा गिद्दड़ कोट मारी हमने, ये अभी बीएलए को भी पढ़नी है, ये टीटीपी को भी पढ़नी है। मैं आपको बता रहा हूँ, बस ये थोड़ी सी सीज फायर की, थोड़े से और एक्सप्लेन भी कर दें जरा। अब बस ये वही है जो कुटाई हुई है उनकी, एक्सप्लेनेशन इसकी यही है। तो जो इंडिया के साथ हो गया है ना, तो अब यही बीएलए के साथ भी होना है। आपको मैं बता रहा हूँ एडवांस में ही कि अब माफी शाफी कोई नहीं है। हाँ, एक माफी तुर्की की तरह शायद दे दी जाए कि यार बंदे बन जाओ, उतराओ पहाड़ों से, बस। इसके बाद फिर इनके साथ भी वही कुछ होगा जो दुश्मन के साथ होता है, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि इस मुल्क को चलाना है ना, तो इन दहशतगर्दों को हर जगह से खत्म करना है। इस मुल्क में लोगों को धोखा दिया गया कि जी फौज के साथ नहीं है, एक सोशल मीडिया की वार चलाएगी। देखिए लोग किस तरह आए नूर खान बेस पे, जहां मिसाइल लग रहा है, लोग झंडे लेके पाकिस्तान के बाहर आ गए सुबह 3:30 बजे। क्यों आए? ये इस मुल्क से मोहब्बत की थी, इसको लोगों ने जांचा ही नहीं था, इसको सोशल मीडिया की एक ड्रामा बनाया गया था। अब वो जो ड्रामा बना रहे थे वो कहते हैं तो हमने किया। और भाई तुम तो कह रहे थे रिलीज इमरान खान वरना हम कुछ करेंगे ही, तुम तो कुछ और कर रहे थे। वहां बाहर बैठे हुए कह रहे थे इंडिया तुम्हारे साथ वो अशर करेगा। एक अपोजिशन लीडर है उमर अयूब साहब, वो कह रहे थे फ्यूल ही नहीं है आपके पास, जहाजों का भी नहीं है, और आप तो एम्यूनिशन बेच चुके हैं सारा। तो वो जो एम्यूनिशन गिरा है दुश्मन के ऊपर, जरा बोले ना, आप फील्ड मार्शल के पोते हैं आप, वो तो बेच गए हमारे दरिया भी, उन्हीं के बीज बोए हुए हमें बांग्लादेश मिला। आज आके कितने सालों के बाद, 50-60 साल बाद हम दोबारा करीब हो रहे हैं एक दूसरे के, नॉर्मलाइजेशन हो रही है। ये इन्हीं के दिए हुए तोहफे हैं। चीमा साहब, अब हेयर ऑन, मुझे आमिर साहब की बात बिल्कुल मैं उसे सेकंड करूंगी, बल्कि मेरा भी तकरीबन यही ओपिनियन था कि अभी जो हमने न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश किया है वो ये है कि अगर हमारे साथ, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ कोई खेलने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा। जवाब हम मुस्तकिल दे रहे हैं, टेररिज्म की शक्ल में रोज़ दे रहे थे। दुनिया ने एक ये सिर्फ डिस्प्ले उसका इन 3-4 दिनों में देखा है। अब जब हम अफ़गान पॉलिसी अपनी देखते हैं, जिसमें हमने उनके इलीगल जो थे उनको भी निकाला है और जिनके ऊपर शक था हमने उन्हें भी निकाला है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बड़ी एक वो ह्यू एंड क्राई मचाई गई कि भाई ह्यूमैनिटेरियन इशू के तौर पे इसको लें, इस तरह नहीं निकाला जाता है। तो हमने देखा है यूएस कैसे निकाल रहा है लोगों को। तो यही फर्म अप्रोच हमें रखनी पड़ेगी विद एवरीवन, चाहे वो केपी में टीटीपी हो, आईएसआईएस हो, चाहे वो बीएलए हो। मेरे ख्याल में तो अब दिस इज हाउ वी शुड गो ऑन। देखिए, पाकिस्तान चीज़ बड़ी क्लियरली, एक मेरा ख्याल है इस गवर्नमेंट में, ख़ास तौर पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर में अगर आप देखें तो ज़ीरो टॉलरेंस है। ये जो हमने लास्ट टाइम इमरान खान के साथ दौर में ये फैसला किया, बात करनी है, इनको लेके आना है, बैठना है, नहीं जी, आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर वो रियासत हार्ड स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो आपको हार्ड स्टेट बनना है। आप तमाशा नहीं मजीद बन सकते कि दुनिया खिता ग्रो कर रहा है और आप ये कह रहे हैं कि हमने इनसे लड़ना है, मैं इनको जो है ना स्पेस देनी है।
मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अभी एक और बहुत अच्छा काम किया है कि अभी ये जो चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान बैठने लगे, बेसिकली अफगानिस्तान को हमने बड़ा टफ मैसेज अभी किया है हाल ही में, जो इसाक डार साहब गए थे, और वो मुझे पर्सनली कुछ दोस्तों ने बताया कि उन्होंने वाकई फील किया है कि आप पाकिस्तान के साथ ये डबल गेम वो नहीं कर सकते। हमने एक तो पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना एक ग्रुप बनाया, पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान एक ग्रुप बनाया, इसी तरह कुछ सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ हम उनको इंगेज करने लगे हैं। तो हम अफगानिस्तान को एक रीजनल फ्रेमवर्क में लेके आके उनको बिठाने लगे हैं और उनको बताने लगे हैं उनको करना क्या है। तो अब वो ऐसे नहीं कर सकते। और ये जो आपने रिसेंटली कुछ देखा होगा, बड़ी तादाद में जो टीटीपी के लोग मारे गए थे, ये आपके लिए एक अच्छी खबर थी। ठीक है, सो मुझे इट्स अ सिग्नल। जी, सो ये मेरा ख्याल है कि ये आपको उन्होंने बता भी दिया है, वो आपकी हेल्प भी करेंगे, लेकिन वो खुद भी क्योंकि डरते हैं इन टीटीपी से, तो वहाँ पे इस्लामिक स्टेट और इस तरह के जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो भी बैठे हुए हैं, तो वो बड़ा फिर उनको भी अपनी चीजें करनी पड़ी। लेकिन हमारे पास अब कोई टाइम नहीं है कि हम जब दुनिया इतना कनेक्ट कर रही है, जब आपके डिफैक्टो होते हुए भी अनऑफिशियली भी दुनिया आपको इतना सपोर्ट कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन सभी एंडोर्स कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और इसके बाद जो एक और एग्जाम्पल जो सेट कर दिया, जो अहमद अशरा को जो प्रेसिडेंट बना दिया सीरिया का यूएस ने, इट मीन्स के माफ़ी उन सब की है जो स्क्रिप्ट फॉलो करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कभी हेड चॉपर रहा हो, चाहे वो अलकायदा में रहा हो, जो मर्जी रहा हो। उनके तो कर्जे भी अदा कर दिए हैं सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट अब एक मैसेजिंग हो रही है पूरी दुनिया में। तो तालिबान को भी मेरे ख्याल है ये सोचने की ज़रूरत है कि उन्होंने खुद भी क्या करना है और मुल्क को भी किस तरफ लेके जाना है, गवर्नेंस करनी है या फुट सोल्जर्स को अपने उन्होंने महफूज करते रहना है और उनसे डरते रहना है। आमिर इलियास राना साहब, आपकी क्या राय है? देखिए जी, अफगानिस्तान को पहला मैसेज जो हमने एक ड्रोन, मैं आपको बता दूं, हमने काफी टाइम उसको हवा में रखा, और जब ये सारे इकट्ठे हो गए थे वाले, मैं टाइम नहीं बताता लेकिन काफी टाइम था, मॉनिटर किया और उनको ठोक दिया। कई जगहों पे ये अटैक होने थे, बिल्कुल फैसला था कि बिल्कुल छोड़ना। इनके हैंडलर भी फंस गए। अब जो मैंने जैसे बीएलए का कहा, अब हम ईरान बॉर्डर को बहुत टाइट करेंगे, इसके साथ हम इधर से मारना शुरू करेंगे और बॉर्डर से हमारी फोर्सेस मारती भी लाएंगी, सैंडविच बनाएंगे इनको हम बीएलए को। ये जो हमने कर ली ना पॉलिसियां, बहुत हो गई बातचीत, ये एक चांस मिलेगा कि इंसान के बच्चे बन जाओ जो पहाड़ों पे हो, जिनको आम आदमी को, और आ जाओ और आ जाओ। उसके बाद आप देखें इनको सैंडविच बना के मारा जाएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। पॉलिसी ये क्लियर है, सिर्फ इंडिया का थोड़ा सा हो जाए। इंडिया को भी बता दिया गया है, बड़ा सीधा सीधा बताया गया। ये आप ये समझ लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में भी बताया गया, और वैसे जो अब साइड लाइन पे भी बात होनी है उसमें अमेरिका को भी क्लियर है कि पाकिस्तान ने अब तय कर लिया, पाकिस्तान को चलाना है ना। पाकिस्तान को कब तक प्रॉक्सी वार में हमने लेके चलना है? यहाँ कभी मजहबी, कभी फिरका वराना, कभी लिसानी, फिर जनाब ये जनाब बागी बना लिए। ये हमने बहुत फोर्सेस देख लिए हैं। अब ये क्लियर हो गया कि इस मुल्क को चलाना है, इंशाल्लाह ठीक चलाना है, और उसका हाल यही है कि फिर जो निकलेगा उसकी कुटाई होगी टिका के, और माफी का रास्ता नहीं होगा। जब बता दिया जाएगा कि अब हम शुरू कर रहे हैं तो फिर ऑपरेशन होगा वाइंड अप। ये ऐसे नहीं होगा। जब उस बड़े दुश्मन को बता दिया गया ना, और हम जो चीज आराम से लेके बैठे हुए थे कि भाई उसको वक्त पे जाहिर करेंगे, तो वो बात हमारी ठीक है कि हमने कहा है कि अभी बहुत कुछ हमने नहीं बताया। तो पाकिस्तान के अंदर तो फिर इनको नहीं छोड़ेंगे। अगर हम इंडिया के जाके हर चीज को स्टॉप कर सकते हैं और उनको मार सकते हैं, तो ये तो शाही कोई नहीं। अब क्लियर हो गया ना, दुनिया को बहुत सारी चीजों का पता लग गया ना, अब हम बताएंगे ओपनली। राइट, ब्रेक की तरफ जाएंगे और उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड अग्रीज पाकिस्तान एंड इंडिया अभी एक कंसिस्टेंट एक ट्रैजेक्टरी पे जाएंगे जिसको ब्रिंक ऑफ वॉर कह सकते हैं, क्योंकि अगर 18 मई तक की सीज़ फायर है, उसके बाद कब तक की होती है, और नोइंग इंडिया किसी भी किस्म की सिचुएशन के लिए काइनेटिकली हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। उस सब के साथ साथ अपनी इकोनॉमी को कैसे लेके चलना है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और IMF और बजट दोनों चीज़ें एक दफ़ा फिर सर पे हैं। चीमा साहब, चैलेंजेस पहले हमारे दो थे, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल तो हमेशा से एक कांस्टेंट रहा है। सो सिक्योरिटी ले लें, इकोनॉमी ले लें, और फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले लें। पॉलिटिकली तो चीज़ें एक ट्रैजेक्टरी पे जा रही हैं। इकोनॉमी का अब हमने क्या करना है, बिकॉज ये जो कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर है, इसके साथ ऑलरेडी इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे थे, लेकिन अब फिर IMF ने जो शराइत भेजी हैं, 13 पॉइंट्स हैं, वो काफ़ी टफ हैं। तो क्या वे आउट होना चाहिए? देखिए, एक तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट अभी क्रिप्टो वगैरह पे चल रही है, क्रिप्टो करेंसी को वैल्यू दे रही है, बाहर से कुछ कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं, IT पे फोकस होगा,
मैं समझता हूँ यंग लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो जैसे टेक बेस्ड सर्विसेज दुनिया को प्रोवाइड करें। एक इस पे फोकस है, दूसरा लार्जली अभी हमारा ये है कि हम ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करें। ये जो बेलारूस वगैरह में हमें एग्रीमेंट वगैरह करके आए थे। हमारा असल चीज़ तो होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? उस पे अभी हम बहुत कमज़ोर हैं और हमें कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा। उसकी ज़ाहिर बात है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत हाई है, चाइना का हम उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सके जो करना था। लेकिन हम और फिर हम पॉपुलेशन का साइज़ बहुत बड़ा होता जा रहा है। सो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस ये टैक्स सर्विसेज और रेवेन्यू किस तरह कमाना है, ज़्यादा हम डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट बेस्ड रेवेन्यू नहीं होगा, हम सर्विस बेस्ड जो रेवेन्यू है वो कमाना चाह रहे हैं अभी इमीडिएटली जो नज़र आ रहा है। तो गवर्नमेंट को असल चीज़ तो यही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो निकले हैं पाकिस्तान से पिछले कुछ अरसे में। फिर ज़्यादा बड़ी तादाद में डॉलर ना होने की वजह से जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर को जो रेवेन्यू रिपैट्रिएशन का मॉडल है वो भी नापसंदीदा है कि हम कंपनीज को क्यों में खड़ा कर देते हैं कि जी आपको 6 महीने बाद पैसे देंगे बाहर बेचने के लिए, आपको साल बाद पैसे देंगे। सो मेरा ख्याल है कि इट विल टेक सम टाइम, लेकिन जैसे IMF कह रहा है कि एटलीस्ट हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हैं। हमें बड़ा टाइम चाहिए जी, ये ओवरनाइट काम नहीं होना। लेकिन फिर भी आप देखें कि गवर्नमेंट ने चीज़ें बेहतर की हैं, लेकिन असल मज़ा तभी होगा जब आप मैन्युफैक्चरिंग में आप कहीं ना कहीं आपका मुकाम होगा। और दूसरा ये है कि बड़ी तादाद में हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है ना उसको ट्रेन करने की ज़रूरत है, ताकि ट्रेंड कैपिटल बाय ह्यूमन कैपिटल जाएगा तो पाकिस्तान में पैसे हमें अच्छे भेजेंगे। ये ट्रेन भी करें और उनका कॉन्फिडेंस भी बहाल करें, क्योंकि असल इशू तो ये है डॉक्टर कमर चीमा, जंग का जो एक एलिमेंट होता है वो सबसे पहले इकोनॉमी को हिट करता है। हमने ऑलरेडी जिन हालात में इस जंग में से सक्सेसफुली इमर्ज होकर दिखाया है दुनिया को और ख़ुद भी देखा है, उसने हमारा कॉन्फिडेंस तो बहुत बहाल किया है। बट एंड ऑफ द डे एक आम आदमी का मसला वही है कि बिजली के बिल कहाँ से देने, और अभी जो नई शराइत आयद हो रही हैं, IMF ने कोई पाकिस्तान को जो 13 के करीब भेजी हैं, उसमें क्या बजट में दोबारा कोई सुनने में आ रहा है कि बिजली की कीमतें बढ़ेंगी? ये वो खबरें हैं जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं इंसान को। हमारा मोरल एज अ पाकिस्तानी इस वक्त बड़ा हाई है, बट ये भी रियलिटीज़ हैं। आपको लगता है कि इस वक्त जो सिनेरियो डेवलप हुआ है जिसमें हम चाइना के और करीब हुए हैं, हम उनके साथ ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करने पे हो? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आम आदमी का जो मसला है वो तो खाना है, फूड है, सस्ती सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करे, बिजली, गैस। वो एट द एंड ऑफ द डे जब मीडिया पे ये सारा कुछ देखते हैं कि ठीक है कौम का मोरल हाई है, कौमियत सब के अंदर मौजूद है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सस्ती बिजली चाहिए। और ये इतनी सख्त गर्मी, और आपको पता है जिस तरह एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, अब लोग किस तरह अफोर्ड करेंगे। जो बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको बिल इतने आ रहे हैं, और जो नहीं कर रहे उनको भी बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तो इस पे हुकूमत के पास अब कोई चॉइस ये नहीं रही कि वो हमें कहानियां सुनाएं कि जनाब हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमसे पहले ये गलतियां हो गई थी, अब वो गलतियां हो गई। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली रिलीफ देने पड़ेंगे। और जारी बात है IMF की शराइत हैं, उनके साथ किए हुए मुआहदे भी नहीं तोड़ सकते। आपको याद होगा कि पिछले दौर में हमने IMF से मुआहदे कुछ तोड़े जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक आई। और अभी तो आपको पता है इस जंग के दौरान इंडिया ने कोशिश की है पाकिस्तान को ये $1 बिलियन का IMF का प्रोग्राम ना मिले। तो वो कुछ राजनाथ सिंह कल परसों भी कह रहे थे कि हम कहेंगे कि पाकिस्तान को क्यों पैसे दिए जा रहे हैं। सो द पॉइंट हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अब दोबारा ये IMF का प्रोग्राम एक आखिरी प्रोग्राम हो, ताकि हमें इस तरह की सख्त कंडीशंस जो हैं वो बार बार एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, जिससे आवाम तंग होती है। तो मेरा ख्याल है कि अब गवर्नमेंट के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लोगों को लोग अब तंग आ चुके हैं इस मुसलसल बहानों से। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, आमिर इलियास राना साहब। इकोनॉमी को सोशल जस्टिस के लेंस से देखने की ज़रूरत है। सैलरी क्लास, मिडिल क्लास बैकबोन होती है किसी भी मुल्क की। अगर आप उसे फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो वो भी एक प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता फिर फिशर की शक्ल इख्तियार कर लेती है।
बिजली के बिल्स ने पिछले 2 सालों में बहुत दर्दनाक कहानियां हमें सुनाई हैं। लोगों ने बिल्स कैसे अदा किए हैं, शायद पार्लियामेंट में बैठे हुए वो लोग जिन्होंने अपनी सैलरीज तो 100% बढ़वा ली हैं, उन तक वो बातें नहीं पहुंच रही। लेकिन इसका वेट नहीं करना चाहिए कि जब कोई चीज़ डिज़ास्टर बन के आपके सामने खड़ी हो तो ही आप उसका हल निकालें। मेरे ख्याल है बहुत सक्सेसफुली इमर्ज करने के बाद डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनली गवर्नमेंट का पहला फोकस होना चाहिए एक आम आदमी को रिलीफ दें। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।